चलो बच्चों, तो ये आखिरी वीडियो होगा आपका ऑसिलेशन का, और इस एमसीक्यूज के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या है। अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय टू स्प्रिंग्स एंड द टाइम पीरियड इन द टू केसेस आर T1 and T2. Now the same mass is connected to parallel combination of the springs and the time period is Tp. Similarly, time period in series combination is Ts. पैरेलल कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड आपका Tp है और सीरीज कॉम्बिनेशन का Ts है। द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड Tp इन फर्स्ट केस एंड बिटवीन T1, T2 एंड Ts इन सेकेंड केस। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो स्प्रिंग है, एक मास को दो स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। अब स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होगा, तो यहाँ पे इस केस में इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका मान लो फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, तो इस केस में टाइम पीरियड T1 है, इस केस में टाइम पीरियड T2 है। अब T1 और T2 का दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो आप। T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/K1 हो जाएगा, दोनों के लिए मास तो सेम है, और T2 का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m/K2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको क्या किया है, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया पहले तो, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर सपोज करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको लगा दिया गया है, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल मतलब होता है आपका इस तरीके से, एक स्प्रिंग K1 यहाँ पे और दूसरा स्प्रिंग K2 यहाँ पे। तो ऐसे केस में और सेम मास अटैच कर दिया गया है, मास सेम है सब केस में। तो ऐसे केस में बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल K इक्विवेलेंट जो होता है, टोटल K दोनों का मिला के वो K1 प्लस K2 हो जाता है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आ रहा है वो बोल रहे हैं कि वो Tp है। तो टाइम पीरियड अगर Tp है तो Tp का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई अंडर रूट m/K इक्विवेलेंट, और Tp इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/K1 प्लस K2, यही होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको T1, T2 और Tp में रिलेशन निकालना है, T1, T2 और Tp में रिलेशन निकालना है, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, एक काम करो, यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर दिख रहा है, पावर 2 - 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर सपोज करो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको साइड में रखो, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/K1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/K2 स्क्वायर। तो एक काम करो, आप K1 K2 का वैल्यू निकाल के इसके अंदर डाल दो, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। K1 K2 और K इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लो, मेरे हिसाब से रिलेशन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, रुको इसको बाद में करता हूँ मैं। ये हटा देते हैं, पहले काम करते हैं यहाँ से K1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/T1 स्क्वायर। ये हो गया आपका K1 का वैल्यू। और उसके बाद अगर आप देखोगे T2, तो T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से T2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन K2। तो यहाँ से K2 का वैल्यू निकाल लो, तो K2 का वैल्यू क्या निकल गया आपका यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। ये हो गया आपका K2। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, दोनों स्प्रिंग को पैरेलल से अटैच कर दिया गया है, इसका K1 इसका K2, और ये पैरेलल से अटैच कर दिया गया। अब इसका जो आएगा वो K इक्विवेलेंट आएगा, टाइम पीरियड जो आएगा उस टाइम पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी K इक्विवेलेंट है यहाँ पे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा Tp पैरेलल के केस में वो 2 पाई अंडर रूट m/K इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो Tp स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया एक्चुअली में, पहले तो ये रिलेशन आएगा फिर दूसरा रिलेशन आएगा। मेरे हिसाब से एक रिलेशन भी आ जाए तो क्या पता आपको आंसर मिल जाए, और अपॉन Tp स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये आपको के इक्विवेलेंट मिल गया, इक्वेशन 3। K1, K2 और K इक्विवेलेंट ये तीनों उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। K टोटल इज इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से ले लो 4π² m/T² इज इक्वल टू K1 का वैल्यू उठा के आप यहाँ से ले लो 4π² m/T1², 4π² m/T1² और प्लस 4π² m/T2²। K2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। अब देखो 4π² सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/TP² इज इक्वल टू 1/T1² प्लस 1/T2² हो जाएगा। तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगा बताओ, अगर ये ऊपर लेके चले जाओगे तो TP⁻² हो जाएगा, TP⁻² ऊपर लेके जाओगे तो पावर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू T1⁻² प्लस T2⁻², T1⁻² प्लस T2⁻²। ठीक है, चेक कर लो TP⁻² इज इक्वल टू T1⁻² प्लस T2⁻²। ये मेरे हिसाब से सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, तो आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। ठीक है, आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पहला वाला रिलेशन तो आपको यहाँ पे आ गया। पर हम यहाँ पे देखो दूसरा वाला रिलेशन भी आपके पास है, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ये सीरीज के केस में है, ये हमें पैरेलल के केस में मिल गया, आप सीरीज के केस में चलते हैं। तो देखो K1 K2 तो रहने ही दो ऐसे ही, और हम सीरीज के केस में क्या करेंगे बताओ। इन सीरीज के केस में क्या करेंगे, इन सीरीज आपका अगर मान लो इसे सीरीज में लगा दिया गया, ये K1 और ये K2 इसे सीरीज में लगा दिया गया, तो ऐसे केस में आपका 1/K इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट मतलब सीरीज के केस में आ जाएगा यहाँ पे, तो सीरीज के लिए जो K इक्विवेलेंट आएगा वो रहने दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, वही सेम चीज़, तो TS का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बाद में लिखते हैं, TS का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज के लिए है, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 4π² m/TS², ये आ गया आपका K इक्विवेलेंट सीरीज के लिए। अब हमें पता है यहाँ पे कि 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है सीरीज के केस में, तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो 1/4π² m/TS² इज इक्वल टू 1/K1 और K2 का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। K1 का वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 4π² m/T2², तो ये हो जाएगा 4π² m/T1² प्लस 1/4π² m/T2²। अब देखो TS² ऊपर चला जाएगा, तो TS² इज अपॉन 4π² m इज इक्वल टू T1² अपॉन 4π² m और प्लस T2² अपॉन 4π² m आ जाएगा। तो ये तो आप हो जाएंगे कैंसल आउट, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे TS² इज इक्वल टू T1² प्लस T2², बस ये आ गया आपका। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ये आपको रिलेशन यहाँ पे आ गया है, TS² इज इक्वल टू T1² प्लस T2²। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका पहला वाला जो पार्ट है वही पहला वाला पार्ट हमारे पास आ गया था, और ये पहला वाला पार्ट और किसी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन तो आपका यही सही होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पे बता दिया कि कैसे निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक सेकेंड, अगला सवाल ये रहा। यस, देखो, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड 4 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 4 सेकेंड देके रखा हुआ है, तो टी का वैल्यू हम लोग 4 सेकेंड ले लेते हैं। देन द टाइम टेकन बाय टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड।
टाइम टेकन बाय टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो पहले और ये पूरा आपका एम्पलीट्यूड है, तो उसे हाफ द एम्पलीट्यूड पे मूव करना मतलब यहाँ पे आना है। तो अब देखो आप जो इसका पोजीशन लोगे या आप जो इसका पोजीशन मेजर करते हो डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा मेन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो मेन पोजीशन से मुझे एक बात बताओ, हाफ द एम्पलीट्यूड इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2, क्योंकि यहाँ से देखना है हमेशा मेन पोजीशन से देखना है। तो इवन आप एक्सट्रीम से देखोगे लेकिन तो भी a/2 ही आएगा, लेकिन वो तरीका गलत है। वो बोल भरे ही रहा है कि हमको यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आते वक्त हाफ एम्पलीट्यूड कवर करते वक्त या फिर हाफ एम्पलीट्यूड कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप पोजीशन x का वैल्यू लोगे तो आप मेन पोजीशन से ही लोगे, और वो हमारे पास कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है, x का वैल्यू a/2 आ रहा है लेकिन क्योंकि आपने स्टार्ट किया है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक किया है तो आपका फाई का इनिशियल फेज का वैल्यू π/2 आएगा। ठीक है, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया होता तो फाई का वैल्यू 0 आता। तो हम जब इक्वेशन यूज करेंगे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये इक्वेशन यूज किया जाएगा। यहीं से हमको टाइम t निकालना है, तो हम फाई का वैल्यू π/2 यूज करेंगे। x का वैल्यू आपका a/2 आ जाएगा, a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। देखो साइन π/2 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, तो ये a और a हो जाएगा कैंसिल। 1/2 इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी। अब देखो कॉस ओमेगा टी जो है वो 1/2 आ रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या, कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1/2 क्या लिख सकते हो आप, कॉस 30 डिग्री लिख सकते हो, ये कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, कॉस π/3 लिख देते हैं तो ओमेगा टी का वैल्यू कॉस ओमेगा टी कॉस π/3, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, π/3 के इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π टाइम पीरियड टी होता है, इंटू टी इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू गया, और टी का वैल्यू आपका देख सकते हो t/6 आ रहा है, लेकिन टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 4 है, तो 4 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/3 सेकेंड्स दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। A seconds pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the earth at a height 3r from the earth's surface, where r is earth's radius. The time period of the pendulum will be. Now see, seconds pendulum का जो time period होता है seconds pendulum का जो time period होता है वो 2 सेकेंड होता है। तो t इज इक्वल टू, तो यार यहाँ पे टाइम पीरियड ही पूछ के रखा है, ये कौन सा बात हुआ, 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं है। सेकेंड्स पेंडुलम इज प्लेस्ड इन स्पेस लेबोरेटरी, इसमें कुछ तो झोल है। खैर क्या है, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट 3r। अच्छा ठीक है, ये तो देखो एक्चुअली क्या है ना बच्चों, कोई भी पेंडुलम हो, सेकेंड्स पेंडुलम हो या कुछ भी हो, अगर वो अर्थ के ऑर्बिट में या किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट में घूम रहा है, जैसे मान लो ये अर्थ है और इसका अर्थ का रेडियस r है, तो एक ऐसा ऑर्बिट है जो अर्थ के सेंटर से 3r डिस्टेंस पे आएगा, या ऑर्बिट का नहीं एक सेकेंड, एट अ हाइट 3r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अच्छा, अर्थ सरफेस से 3r हाइट पर, अर्थ सरफेस से 3r हाइट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है, उस सैटेलाइट के अंदर इस पेंडुलम को लटका रखा है, जो भी पेंडुलम की बात कर रहा है। अब आप जब सैटेलाइट के अंदर होते हो बच्चों, तो सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव जी का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। उसका रीज़न देखो क्या होता है, आप सैटेलाइट में घूम रहे हो, ठीक है, मान लो आप सैटेलाइट के अंदर खड़े हो, तो आप सैटेलाइट में घूम रहे हो, राइट। अब होता क्या है, जब आपका सैटेलाइट घूम रहा होता है तो ऐसे केस में आप ये आपका जो पूरा का पूरा सैटेलाइट है वो किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है, और आप भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहे होते हो। अगर आप है या पेंडुलम है कोई भी हो, वो भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है, और सैटेलाइट को और आपको दोनों को अर्थ जो है वो नीचे की ओर पुल करती है विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। दोनों को उसी जी से पुल कर रही है और दोनों का डायरेक्शन बदल के सर्कल में घुमा रही है।
इन शॉर्ट अगर सपोज करो आप पेंडुलम के सैटेलाइट के अंदर हो, तो इसका मतलब आप सैटेलाइट के कांटेक्ट में हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट को जिस एक्सेलरेशन से नीचे खींचा जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से आपको भी नीचे खींचा जा रहा है। दोनों का जी का वैल्यू सेम होगा और दोनों की स्पीड भी सेम है आगे जाने की। इसका मतलब अगर सपोज करो यहाँ से अगर सैटेलाइट को हटा भी लिया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसी स्पीड से भागे रहे हो ना जिस स्पीड से सैटेलाइट भाग रहा था, तो भी आप अर्थ के चक्कर लगाते रहोगे ऐसा। इन शॉर्ट सैटेलाइट के अंदर कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिससे आपको लगे कि आपको नीचे खींचा जा रहा है। आप सिर्फ सर्कल में घूमते हुए नजर आओगे और यहाँ पे ग्रेविटी फ्री या फिर वेटलेसनेस का सिचुएशन आ जाता है। ये आपने इसमें पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाता है। वेटलेसनेस का कंडीशन का मतलब हमें फील ही नहीं होता है, अंदर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनता है जिससे हमें नीचे की ओर खींचा जाए, क्योंकि हम एक्चुअली सैटेलाइट के साथ उसी तरीके से जैसे सैटेलाइट घूम रहा है उसी तरह से सर्कल में घूमते रहते हैं और नीचे की ओर हम लोग गिरते नहीं है, नीचे की ओर हमको कोई ग्रेविटी फील नहीं हो पाता। वैसे ही अगर सपोज करो इसके अंदर पेंडुलम होगा तो पेंडुलम को भी नीचे की ओर कोई ग्रेविटी फील नहीं होगा, समझे? या फिर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे धक्का लग रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जी जो है वो जीरो जैसा फील होगा, और अगर जी जीरो जैसा फील हो रहा है आपके सैटेलाइट के अंदर तो आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है। अगर यहाँ पे जी का वैल्यू तुम जीरो डाल देते हो, डिनोमिनेटर में जीरो आ जा रहा है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आता है तो आपका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। सो दिस हैज़ टू बी इन्फिनिटी और इनफाइनाइट, टाइम पीरियड जो है उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कोई भी पेंडुलम रहने दो, ऐसा नहीं है कि सेकेंड्स पेंडुलम ही हो, कोई भी पेंडुलम हो, अगर वो किसी सैटेलाइट में है और मूव कर रहा है, सैटेलाइट में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो अंदर का सिचुएशन जो होगा वो वेटलेसनेस का सिचुएशन होगा, और ऐसे केस में जी का वैल्यू जो है वो जीरो फील होगा अंदर, पेंडुलम को भी जीरो ही लगेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The time period of mass m when disturbed from its equilibrium position and then released for the system shown in the figure। अच्छा यहाँ पे फिगर नहीं बना है, एक सेकंड में फिगर ड्रॉ कर दूँ। तो यहाँ पे देखो फिगर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपका एक पुली है और यहाँ से अटैच्ड आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ से आई थिंक एक रस्सी बंधा हुआ है और यहाँ से आपका मास अटैच्ड है, मास m। इन्होंने क्या बोला, देखो टाइम पीरियड पूछा है कि अगर सपोज करो m को यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो फिर क्या होगा। तो मान लेते हैं m को अगर तुम डिस्टर्ब करोगे तो यहाँ पे इस केस में नीचे की ओर आपने जो भी उसका फोर्स लगा रहेगा, आप जो भी फोर्स लगा रहे हो उससे, और प्लस ऊपर की ओर एक फोर्स यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया उसे, तो एक तो इसको इस पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा वो हम चेक करते हैं, क्योंकि देखो जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे ऊपर खींचने वाला इसके अंदर का टेंशन है, इस टेंशन को मैं टी ले लेता हूँ अच्छा यहाँ पे जो टेंशन है अगर मैं नीचे खींच रहा हूँ, देखो रस्सी को नीचे खींचा जा रहा है, जो अंदर बीच में आपका रस्सी दिख रहा है उस रस्सी को ये मास क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो उसको ऊपर खींचेगा, रस्सी इसको ऊपर खींचेगा टी से, और रस्सी क्योंकि इससे अटैच्ड है तो इसको भी नीचे खींचेगा, और रस्सी में हर जगह पे टेंशन सेम होता है, यानी कि अगर मैं इस वाले हिस्से की पुली की बात करूं तो इस पुली पर भी आपका टेंशन टी नीचे की ओर लगेगा, समझ गया ना। देखो पुली और ऑब्जेक्ट जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये मास m क्या कर रहा है, इस रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी भी क्या कर रहा है, इस मास m को ऊपर खींच रहा है, किससे, टेंशन टी से। इतना क्लियर हुआ है। अब देखो ये जो पुली है, क्योंकि अब ये मास जो है रस्सी को नीचे खींच रहा है तो ये रस्सी पुली को नीचे खींच रहा है, समझे, और रस्सी क्योंकि पुली को नीचे खींच रहा है तो वो टेंशन भी आपका क्या हो जाएगा, टी, यानी कि पुली को भी रस्सी नीचे खींच रहा है और मास को रस्सी ऊपर खींच रहा है, क्योंकि ये मास जो है रस्सी को नीचे खींच रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस पुली पर टेंशन टी नीचे लग रहा है। हम इस पुली की बात कर लेते हैं, इस पुली पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन टी नीचे लग रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो इस रस्सी में, अभी देखो इस रस्सी में टेंशन अलग हो जाएगा क्योंकि रस्सी बदल चुका है, तो मान लेते हैं इस रस्सी में यहाँ पे ऊपर टेंशन T1 लग रहा है
और यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस हिस्से की, इस पॉइंट की, रस्सी के इस हिस्से की, तो इस हिस्से को देखो कौन कौन खींच रहा है। इस हिस्से को ये जो स्ट्रिंग है नीचे की ओर खींच रहा है टेंशन T1 से, और स्प्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है KX से। समझे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो T1 और KX है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू KX। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस सिचुएशन को, मतलब आपका जो टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर, समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार वापस समझा दे रहा हूँ मैं। स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे टेंशन तो इसके अंदर T1 है, तो यहाँ ध्यान से देखते जाओ। इस ये पुली क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अभी रेस्ट पे है, तो हम मान के चल सकते हैं कि पुली पर जो फोर्स T लग रहा है नीचे की ओर, उतना ही टोटल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है 2T1। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर किसी पॉइंट को पकड़ लूँ मैं, इस पॉइंट को नीचे रस्सी खींच रहा है T1 से क्योंकि टेंशन T1 है, और ऊपर स्प्रिंग खींच रहा है, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग खींच रहा है KX फोर्स से। अगर X से इसको नीचे किया गया है तो आपका T1 का वैल्यू जो होगा वो KX हो जाएगा। T1 विल बी इक्वल टू KX, T1 विल बी इक्वल टू KX। ठीक है, इतना केस क्लियर है? नाउ सी, यहाँ पे होता क्या है कि एक और चीज़ है कि ये सिर्फ X डिस्टेंस से स्ट्रेच अगर होता है, यहाँ पे आप इसको ऐसे देख लो कि ये जो पुली है, अगर सपोज करो X डिस्टेंस नीचे आता है, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे देखता हूँ कि पहले आपका पुली यहाँ पे था, और अगर मान लो पुली आपका X डिस्टेंस नीचे आ गया, तो पुली अब यहाँ पे आ गया आपका, तो आप देखोगे कि यहाँ से भी X स्ट्रेच हुआ है और इस साइड से भी आपका X स्ट्रेच हो गया। इसका मतलब आपके स्प्रिंग और रस्सी में जो स्ट्रेचिंग हुई है वो 2x की हुई है। समझे कि नहीं समझे? अगर आपका पुली x से नीचे आता है तो x से यहाँ और यहाँ दोनों स्ट्रिंग को x से नीचे लाएगा, यानी कि आपका जो स्ट्रिंग और ये आपका स्प्रिंग है उसके अंदर जो एक्सटेंशन हुआ है वो x ना होकर 2x हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2kx लिख देंगे। समझे? तो अब आपका ये वाला हिस्सा फिर से हम देखते हैं, इसको टेंशन T1 से नीचे खींचा जा रहा है और ऊपर 2kx से नीचे ऊपर 2kx से खींचा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे जो टोटल T है वो T1 प्लस T1 हो जाएगा, और T1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका T1 है वो 2kx हो जाएगा, 2kx हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2 इंटू 2kx, और यू कैन सिंपली राइट T इज इक्वल टू 4kx। ठीक है, अब यही जो टेंशन आपका है, जो T है, कैपिटल T, वो इस मास को ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि यही आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 4kx। अब हमको पता है माइनस साइन इग्नोर करोगे तो आप रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, kx होता है ना, k डैश x ले लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा k डैश का वैल्यू क्या हो गया, ये k डैश आपका फोर्स कांस्टेंट है, तो k डैश का वैल्यू क्या हो गया बताओ, k डैश की जगह पे क्या आ रहा है, 4k आ रहा है, और हमको चाहिए कि आप यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट k डैश बाय m, मतलब फोर्स कांस्टेंट k डैश अपॉन m बाई k डैश होगा ना, m बाय k डैश, और k डैश का वैल्यू आप 4k डाल दो, तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k हो जाएगा। m अपॉन 4k नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक ऑप्शन में आपका 4 आएगा, 2 रिपीट हो गया है, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, दिस हैज टू बी 4k, दिस हैज टू बी द आंसर, वो शायद मिस्टेक है यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। समझ गए? तो थोड़ा सा पेचीदा था, यहाँ पे ध्यान से देख लेना आप कैसे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का देके रखा हुआ है k cos स्क्वायर ओमेगा t। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, EP का मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, टोटल एनर्जी पूछा है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज रिस्पेक्टिवली। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो k cos स्क्वायर ओमेगा t है, तो जब cos स्क्वायर ओमेगा t 1 हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा,
तो आपका काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रही है। अब हमको पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1, सॉरी वो है अपने आपका k, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाए तो ये जो k है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैंने आपको लिख के दिया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू दोनों होता है सेम, और दोनों बराबर होता है टोटल एनर्जी के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी का वैल्यू तीनों सेम होता है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज हाफ के स्क्वायर। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू अगर के है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू और टोटल एनर्जी तीनों सेम होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू के। अगर ये के है तो बाकी सब भी के हो जाएगा, तो बाकी भी के हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़े। टू स्प्रिंग्स पी एंड क्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के पी एंड के क्यू रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज। दोनों के पास इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज हैं while executing a simple harmonic motion. The masses attached to both springs are same. दोनों का मास भी सेम है। The ratio of amplitude of spring P will be, the ratio of amplitude of spring P, ये कैसा सवाल है? अच्छा, the ratio of amplitude of spring Q to that of P, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Q to that of P, मतलब हम लोग को एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए, हमें ए क्यू अपॉन ए पी चाहिए, क्यू और पी का रेशियो चाहिए हमें। तो ये कैसे निकलेगा, देखो अब यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, टू स्प्रिंग्स पी एंड क्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के पी एंड के क्यू रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज। अब दोनों के पास इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी और दोनों का मास भी सेम है। द मासेस अटैच्ड टू बोथ स्प्रिंग्स आर सेम, तो दोनों के साथ जो मास अटैच करके रखा हुआ है वो भी सेम है m, और यहाँ पे भी आपका m है, और दोनों का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी सेम है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, मास भी सेम है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, तो काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। अब SHM का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ, हाफ के स्क्वायर होता है, या फिर A और B लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी P और Q लिख देते हैं, या Q और P लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, समझ में आ रहा है? अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तो हाफ mv स्क्वायर होता ही है, पर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, SHM का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ के क्यू ए क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के पी ए पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये किसी भी x के लिए वैलिड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमेशा सेम है तो ये किसी भी x के लिए वैलिड है। तो हम x का वैल्यू 0 चूज कर लेते हैं, 0 चूज करने से हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो के क्यू ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू 0 डाल दिया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के पी ए पी का स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या था बताओ, ए क्यू अपॉन ए पी चाहिए था, तो ए क्यू का स्क्वायर अपॉन ए पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के पी अपॉन के क्यू। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट के पी अपॉन के क्यू आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका के पी अपॉन के क्यू रेज टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे के पी आएगा, के पी अपॉन के क्यू आएगा, ए क्यू अपॉन ए पी, यहाँ पे के पी अपॉन के क्यू आ जाएगा 1/2, इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle execute SHM starting from the mean position.
ठीक है, देखो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड इट्स पीरियोडिक टाइम इज टी, एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स स्पीड यू इज हाफ दैट ऑफ मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स। अच्छा, उसका जो स्पीड है वो u है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज v मैक्स का हाफ, उसका हाफ हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका v का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे v एक्चुअली में आपका u है, तो मैं यहाँ पे u यूज कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मच्छर मच्छर मच्छर, मतलब u का ही फॉर्मूला ये, u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, SHM की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब u का वैल्यू आपको क्या देके रखा हुआ है, v मैक्स देके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे सीधा u लिख दूँ क्या, चलेगा ना? तो v मैक्स बाई 2 देके रखा हुआ है, v मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू SHM में होता है ओमेगा इंटू ए, तो ये ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, मतलब एक्स पता करना है। ओमेगा ओमेगा गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये। तो ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, ये आपका एक्स स्क्वायर, तो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे a, अंडर रूट 3a बाई 2, अंडर रूट 3a बाई 2, और ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum and a conical pendulum of the same length have periods t1 and t2 respectively at same place. Then कौन सा बड़ा होगा? Well, अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का t1 लिख के रखा हुआ है ना, तो t1 का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट l बाय जी होता है। और अगर हम कॉनिकल पेंडुलम की बात करें तो हमने कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था रोटेशनल डायनेमिक्स में, वो यहाँ पे क्या आया था 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी आता है। तो अगर तुम दोनों को डिवाइड कर दोगे तो t1 अपॉन t2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अंडर रूट कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। t1 में तो है नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, t2 में आ जाएगा ना, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा बच जाएगा। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है, या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से कम होगा। पर यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, ये इस केस में आप देख रहे हो, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है पर 1 से कम होता है, और 1 का वैल्यू 90 डिग्री पे होगा, लेकिन 90 डिग्री कभी पहुंच नहीं पाता, थीटा का वैल्यू कभी नहीं, सॉरी 0 डिग्री पे होगा, और 0 डिग्री पे वो पेंडुलम फिर पेंडुलम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप मान के चलो कि कॉनिकल पेंडुलम के लिए कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। अब डिनोमिनेटर अगर हमेशा 1 से कम है तो इसका मतलब t2 छोटा हो गया, सो t2 विल बी लेस देन t1, t2 विल बी लेस देन t1, क्योंकि न्यूमरेटर आपका 1 है, t1 के लिए 1 है और t2 के लिए वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, तो t2 आपका t1 से छोटा हो जाएगा, सो t2 इज लेस देन 1, यानी कि कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से ज़्यादा होगा अगर दोनों का लेंथ सेम है और g का वैल्यू सेम है। g का वैल्यू सेम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम प्लेस पे यूज़ किया गया है, तो g का वैल्यू सेम होगा। तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम कॉनिकल पेंडुलम लेता हूँ, दोनों का लेंथ सेम रखता हूँ, एक ही जगह पे रहता हूँ, तो हमेशा सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा और कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज एक्सिक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो इस पर 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पर, व्हेन इट इज एट अ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन।
उसका वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। सेंटीमीटर को 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द पीरियड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट इज रिस्पेक्टिवली। हमें टाइम पीरियड ढूंढना है और एक्सेलरेशन ढूंढना है। इसका मास देके रखा हुआ है क्या, 40 ग्राम मास दिया हुआ है, तब तो भाई सीधे सीधे आ जाएगा। अगर आपका मास दिया हुआ है 40 ग्राम तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो फोर्स मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वैसे भी आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, तो ये तो सीधा आ जाएगा। F का वैल्यू यहाँ पे 0.1 है और M का वैल्यू आप देख सकते हो 40 × 10⁻³ है, 40 × 10⁻³ राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1/4 आ जाएगा, 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² 10 हो जाएगा। तो 10/4 कितना होगा बताओ, 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस देके रखा हुआ है, एक ही वैल्यू है, माइनस देके रखा हुआ है, बाकी एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा है। 4 है, 100 है, तो यही आंसर होना चाहिए आपका। आपको दूसरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई इसका डायरेक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन इट इज एट अ पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर। तो मान के चलते हैं कि ये जो है आपका पोजीशन 2.5 सेंटीमीटर इन्होंने पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे बात कर रहा है, मतलब इस साइड पे बात कर रहा है। अब इस साइड पे अगर बात कर रहा है, लेकिन वो आगे भी जा सकता है, पीछे कहीं भी रहे। अगर मान लो ये आगे की ओर 2.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर है, इस साइड है, इसका मतलब इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। बात सिंपल है। और रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से आया है, माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन किस लिए लगाया हम लोगों ने, डायरेक्शन की वजह से। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन। चलो ठीक है, आंसर तो हमारे पास आ गया। अब जब हमको दूसरा बोलना था ढूंढने के लिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी ढूंढ लेते हैं। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है SHM का, t = 2π√m/k या t = 2π/ω। पहले काम करते हैं, यहाँ पे हमको क्या दे के रखा हुआ है, f दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें k मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर माइनस साइन इग्नोर करोगे तो f = kx होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो k का वैल्यू आपको f/x आ जाएगा। तो k = f यहाँ पे आप 0.1 है और x का वैल्यू 2.5 × 10⁻², तो 0.1/2.5 × 10⁻²। 10⁻² अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻² बन जाएगा और 0.1 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा, तो 10/2.5 हो जाएगा। तो आपका k का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 10/2.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। तो k का वैल्यू 4 आ गया आपका। अब आपको पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, तो t = 2π√m/k होता है। तो 2π√m का वैल्यू 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाई k का वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 14 × 10⁻³ 4 4 4 10 10⁻² यानी कि 1/100 हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, 4 1 4 10 10⁻² 1/100 10 यानी कि 2π/10 आ जाएगा। 2π/10 का मतलब π/5 हो जाएगा। देखो 10⁻² बचेगा, 10⁻² नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, बाहर आ जाएगा। तो π/5 सेकेंड का आपका टाइम पीरियड है। तो देखो वही आ गया आपका π/5। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है मेरे हिसाब से, मैंने ऑप्शन चेक किया यहाँ पे भी, तो लास्ट वाला π/5 आ रहा था, या इट इज़ π/5। यहाँ से गलती से यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ है सही, सो इट इज़ π/5। तो डी आएगा। देखो पहले से फिक्स था डी आंसर आएगा, क्योंकि -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये वैसे भी सिर्फ उसी ऑप्शन में था, तो ये π/5 आ जाएगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। The lengths of seconds pendulum on the surface of the earth and at an altitude h from the surface of the earth are
एल एच, यार ये फिर से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे लिखने में, ये 1 जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है ना वो एक्चुअली एल है, एल एच। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये है एल एस एंड एल एच रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप देखोगे तो एल एस एंड एल एच रिस्पेक्टिवली द रेडियस ऑफ द अर्थ आर इज, मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ जो है सरफेस पे एल एस है और हाइट एच पे एल एच है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे सेकेंड पेंडुलम का लेंथ यहाँ पे एल एस है और हाइट एच पर ये अर्थ का रेडियस है, हाइट एच पर जाने पर ये एल एच आ जाता है। तो अर्थ का रेडियस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ का फॉर्मूला होता है जी बाय पाई स्क्वायर, जी बाय पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एल सेकेंड पेंडुलम का लेंथ जो है वो जी पे डिपेंड करता है। तो सरफेस पे जी अलग होगा, हाइट एच पे जी अलग होगा। सरफेस पे जो होता है जी उसको हम लोग जी ही लिखते हैं, यहाँ पे सरफेस पे आपका जी ही होगा और यहाँ पे आपका जी एच हो जाएगा। और जी एच और जी में रिलेशन है साफ साफ, ग्रेविटेशन में अगर आपने पढ़ा है तो जी एच इज इक्वल टू जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने रूट के टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है आपका, जी एच और जी के बीच में ये रिलेशन है। तो आप देखो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए वैसे भी, और रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए और यहाँ पे एच हाइट की बात की गई है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग लेंथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, अगर मैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की बात करूँ तो जी बाय पाई स्क्वायर, तो अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो एल एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं हाइट एच की बात करूँ, एल एच की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच है, तो जी एच बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी ये इक्वेशन 2 है आपका और ये इक्वेशन 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको जी एच अपॉन जी का वैल्यू आ जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो जी एच अपॉन जी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी जी एच अपॉन जी चाहिए, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, तो जी एच अपॉन जी, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी एच अपॉन जी, पाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जी एच अपॉन जी विल बी इक्वल टू एल एच अपॉन एल एस, एल एच अपॉन एल एस। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 और 4 का वैल्यू सेम है, फ्रॉम 1 एंड 4, ये भी आपको जी एच अपॉन जी दे रहा है, ये भी आपको जी एच अपॉन जी दे रहा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो इसका क्या है बताओ, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या है, एल एच अपॉन एल एस। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ तो ये r अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा और ये अंडर रूट एल एच अपॉन अंडर रूट एल एस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, हमें रेडियस r चाहिए, तो रेडियस r चाहिए तो क्या करोगे, एक काम करो, इस इक्वेशन को पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो ये r प्लस एच अपॉन आर हो जाएगा, उसको उल्टा कर दिया तो, और यहाँ पे अंडर रूट एल एस अपॉन अंडर रूट एल एच हो जाएगा, ओके। अब एक काम करो, देखो ये क्या हो जाएगा अपना r अपॉन आर मतलब 1 और h अपॉन आर, मतलब r को दोनों में बांट दिया तो r अपॉन आर 1 हो जाएगा और h अपॉन आर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वही सेम चीज़ एल एस अपॉन रूट ऑफ एल एच हो जाएगा। अब एक काम करो, इस 1 को वहाँ पे भेज दोगे तो h अपॉन आर, अरे हमें r चाहिए था ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रूट ऑफ एल एस अपॉन रूट ऑफ एल एच -1 हो जाएगा, 1 वहाँ भेज दिया, तो h अपॉन आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, अगर सॉल्व करोगे तो एल एस माइनस रूट ऑफ एल एच अपॉन रूट ऑफ एल एच, और फिर से रेसिप्रोकल ले लो ताकि आपको r मिल जाए, तो r अपॉन एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल एच अपॉन अंडर रूट एल एस माइनस अंडर रूट एल एच, ये h वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो देखो h रूट ऑफ एल एच, h रूट ऑफ एल एच एक तो इसमें है, ऑप्शन सी में है, और दूसरा ऑप्शन ए में है,
और ऑप्शन ए में लेकिन एच नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। एच आपका वहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यही ऑप्शन सही है। नीचे आपका रूट ऑफ एल एस माइनस रूट ऑफ एल एच आ रहा है, बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The phase difference between velocity and displacement of a particle executing linear simple harmonic motion is equal to pi by 2 radian। देखो ये याद रखो, phase difference between डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का भी फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस होता है पाई। ये ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पाई बाई 2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पाई बाई 2, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle performs linear SHM when the displacement of the particle from mean position are 3 cm and 4 cm. Okay. The corresponding velocities are 8 cm per second or 6 cm per second. Okay. Respectively. Its periodic time is. डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से जब 3 सेंटीमीटर था, मतलब x1 का वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर था, तो उस समय आप देख सकते हो वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। तो वेलोसिटी v1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और सेकेंड केस में अगर आपका पोजीशन अगर 4 सेंटीमीटर हो गया, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोला क्या गया, टाइम पीरियड पूछा गया है, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो आप 2 बार वेलोसिटी का इक्वेशन यूज़ कर लो और कुछ नहीं, उससे आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। देखो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा, ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, अंडर रूट पर इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है चलेगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। 2 अननोन है और 2 इक्वेशन हमारे पास है, ओमेगा नहीं पता है हमें, ए नहीं पता है, तो आप एक को एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरा ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करो, आप पहले इक्वेशन में से ए स्क्वायर का वैल्यू अगर आप ढूंढ लोगे, लेकिन चलेगा देखते हैं, ट्राई मारते हैं। ये पहले पार्टिकल के लिए, तो पहले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, v1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 8 8 से 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा आपका, यही ना, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो 64 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ से आपको ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 9, 64 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 9। देखते हैं ये टेक्निक काम करता है कि नहीं। सॉरी, यहाँ आने के बाद प्लस 9 हो जाएगा ना, तो प्लस 9, अगर नहीं रहेगा तो फिर वो वही वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में देखो, आपका वेलोसिटी 2, v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर होगा। तो v2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ले लो, 64 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 माइनस x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 64 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 कितना होता है, 7 होता है आई थिंक, तो माइनस 7 हो जाएगा, 9 7 16, यस। अब ये ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इज इक्वल टू 64 माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 7 ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक इस टेक्निक से आ तो गया, 7 ओमेगा स्क्वायर यहाँ ले आओ, 7 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 माइनस 36 हो जाएगा, तो 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कैलकुलेशन वही पार्ट जल्दी करो। मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ।
आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो दिस इज 28 sin ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 28, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 28/7 दैट इज इक्वल टू 4। सो ओमेगा आपका 2 आ जाएगा। अच्छा टाइम पीरियड पूछा है, सॉरी टाइम पीरियड पूछा है तो यार यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो ओमेगा ही मिलेगा 2π/t। अच्छा 2π है ना यार, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2π/t, तो 2π/t इज इक्वल टू 2, 2 और 2 कैंसल, t का वैल्यू पाई सेकेंड्स आ जाएगा टाइम पीरियड। दैट इज ऑप्शन डी। एक और तरीका था इसका, आपको देखो V1 और V2 दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड करके ओमेगा आप हटा देते, ए ढूंढ लेते, ए किसी एक में डाल देते तो ओमेगा मिल जाता। मतलब दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये वाला है V1 का और एक इक्वेशन V2 का है। आप इसको दोनों को चाहे जैसे सॉल्व करो, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला और उसके बाद फिर दूसरे इक्वेशन में डाल दिया तो ओमेगा मिल गया। मतलब ए और ओमेगा दो चीज़ें हमें नहीं पता है और हमारे पास दो इक्वेशन है। आपको इसको साइमल्टेनियसली चाहे जैसे सॉल्व करना है, आपको इसमें से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिलते हैं 2π/t फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द इंस्टेंटेनियस displacement of a simple harmonic oscillator is given by y is equal to a cos omega t plus pi/4। तो यहाँ पे y is equal to a cos omega t plus pi/4 है। तो ये आई थिंक आपका जो पार्टिकल है y एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए x के जगह पे यहाँ पे y लिखा हुआ है, पर ये वही आपका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बता रहा है आपका y। इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम, किस टाइम पे इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। देखो बात सिंपल है, स्पीड मैक्सिमम मेन पोजीशन पे होता है ना, और मेन पोजीशन पे y का वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो y का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो आपका cos ओमेगा t प्लस pi/4 ये 0 हो जाएगा। cos थीटा अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ। cos थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, यानी कि pi/2। cos pi/2 ही तो ना 0 होता है, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू pi/2 आ जाएगा। तो ओमेगा टी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, pi/2 माइनस pi/4। pi/2 माइनस pi/4 कितना होगा, pi/4 हो जाएगा। सो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू pi/4। pi/2 माइनस pi/4 विल बी pi/4। ओमेगा का वैल्यू आपको क्या करना है, चाहिए क्या, इट्स मैक्सिमम, अच्छा इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम। अच्छा टाइम ढूंढना है हमको, ठीक है, तो टाइम फिर आ गया ना टी का वैल्यू, टी इज इक्वल टू pi/4 ओमेगा। स्पीड मैक्सिमम y इज इक्वल टू 0 पे होगा, y इज इक्वल टू 0 डाला तो ये 0 आ गया। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 90 डिग्री यानी कि pi/2 डाल दिया, तो यहाँ से आपको टाइम मिल गया, ठीक है, pi/4 ओमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्प्रिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन x बाय अप्लाइंग अ फोर्स F Newton, a body of mass m suspended from spring oscillates vertically with time period t, the mass of the suspended body is। तो ये इन्हीं के टर्म्स में देके रखा हुआ है, ठीक है चलेगा। अब देखो यहाँ पे आपका बॉडी है, ये स्प्रिंग है और ये सस्पेंड किया गया है एक बॉडी जिसका मास m है, बॉडी ऑफ मास m, बाय अप्लाइंग अ फोर्स F। अब ये m बॉडी पर क्या कर रहा है, वो फोर्स F अप्लाई कर रहा है, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हमें पता है F इज इक्वल टू kx होता है, तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा F/x। अब x आपके इक्वेशन में है तो यही रहने दो, k का वैल्यू हम लोगों ने F/x ले लिया। और इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है t, तो t अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√m/k होता है, तो t का वैल्यू हो जाएगा आपका 2π√m/k और k का वैल्यू F/x होता है। F/x में x ऊपर चला जाएगा, बाकी सारे देखो यही सब चीज़ है इसके अंदर भी। टी स्क्वायर दिख रहा है हमें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² m इंटू एक्स अपॉन एफ हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है, क्या चाहिए इनको, मास चाहिए, m चाहिए, तो m का वैल्यू निकालो। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, t² f अपॉन 4π²x, t²f अपॉन 4π²x। मुझे तो भाई आपका ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, उसके अलावा तो ऑप्शन करेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड परफॉर्म्स एसएचएम विद पीरियड 6 सेकेंड। एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड 6 सेकेंड है, बहुत बढ़िया। एट वॉट टाइम इज काइनेटिक एनर्जी 50%? काइनेटिक एनर्जी कब, कितने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी 50% हो जाएगा? 50% मतलब 50/100 हो जाएगा आपके टोटल एनर्जी के, टोटल एनर्जी के। ऐसा किस टाइम पे होगा? तो आप फॉर्मूला लगा दो काइनेटिक एनर्जी का, और सॉरी, तो पार्टिकल एक तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो आप ये देख लो कि कौन से एक्स पे ये कंडीशन आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के 50% हो जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5/10 मतलब 1/2, और टोटल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर। 1/2 मतलब इसके 5/10 के वजह से आ रहा है, और टोटल एनर्जी आपका हाफ के ए स्क्वायर होता है। हाफ के तो दोनों तरफ से कट जाएगा, और बाकी यहाँ पे बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा आपका, या A²/2 लिख सकते हो आप। तो यहाँ आप इधर लेके आ जाओगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस A²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A²/2 आ जाएगा, A²/2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो A/√2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू A/√2 पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का आधा हो जाता है। अब आपको टाइम निकालना है तो आप x का इक्वेशन यूज कर लो। x इज इक्वल टू, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था पार्टिकल का, तो फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है। फाई का वैल्यू 0 तो 0 रहने दो। x का वैल्यू आप A/√2 डाल दो, दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a और a कैंसल, तो साइन ओमेगा t का वैल्यू 1/√2 होता है। अब देखो, अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 है तो थीटा आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, तो थीटा आपका π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? टाइम पीरियड देके रखा हुआ है 6 सेकेंड्स, तो ओमेगा का वैल्यू आप 2π/t लिख दो। 2π/t इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे पाई और पाई हो जाएगा कैंसल, t इज इक्वल टू t/8 आ जाएगा, और यहाँ पे t का वैल्यू 6 बोला गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। t का वैल्यू 3/4 सेकेंड्स। 3/4 सेकेंड्स कितना होगा? 0.75। यस, 4 0s are 0, 4 7s are 28, 4 5s are 20, तो 0.5 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। So now this is your question. A body of mass m executes simple harmonic motion along x-axis with frequency n. At a distance x from the mean position, the body has kinetic energy k and potential energy p. The amplitude of oscillation of the SHM is a. x डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी k है, पोटेंशियल एनर्जी p है, तो भाई एम्पलीट्यूड क्या होगा? अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में आप k माइनस पी, k प्लस पी देखोगे, मैक्सिमम k प्लस पी देख के रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, पहले k प्लस पी देख लो क्या होता है। और पूछा क्या गया है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, यहाँ पे काम करो, फॉर्मूला हम लोग दूसरा वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बीच में आ रहा है n। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एक तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है के के जगह पे m ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हो, तो हम m ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो k के जगह पे m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। पूछा क्या? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन विद द बॉडी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ, यार x यहाँ पे दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है? इक्वेशन में तो आपको x कहीं दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल। लेकिन एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी। तो ये तो वैसे भी टोटल एनर्जी हम लोग को पता है फॉर्मूला, हाफ, देखो के ए स्क्वायर होता है या फिर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ये तो डायरेक्ट आ गया यार, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो ओमेगा का वैल्यू आप लोगों को पता है 2πn होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो एक तो k प्लस पी का चेक कर लेते, कोई मैच कर रहा है कि नहीं।
अगर नहीं तो फिर आपका k माइनस पी वाला हम चेक करेंगे। k माइनस पी एक ही है, पहले k प्लस पी ही चेक कर लेते हैं। 2πn अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो k प्लस वी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m। ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे 2πn का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आपका k प्लस पी का वैल्यू आपका हो जाएगा हाफ m। 2 पाई का n का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो k प्लस पी का जो वैल्यू होगा वो 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू चाहिए था तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लो k प्लस पी अपॉन 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट लोगे तो देखो क्या क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो k प्लस पी का पावर 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ब्रैकेट में 2m भी डाल के रखा हुआ है हर जगह पे, तो हम एक काम करते हैं 2m को भी ब्रैकेट के अंदर ही ले लेते हैं। इन सब का पावर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिया ना हम लोगों ने, और पाई स्क्वायर का पाई रह जाएगा, एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट n रह जाएगा, बाकी सब स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो पाई n k प्लस पी, ऑप्शन डी मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी आ रहा है, 1/πn k प्लस पी अपॉन 2m का स्क्वायर रूट। यस, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 16 जूल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 16 जूल है, ओके। व्हेन इट इज इन द मीन पोजीशन, यानी कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्यों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, और वो मीन पोजीशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड अगर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर का मतलब 25 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, पीरियोडिक टाइम ऑफ द पार्टिकल इन सेकेंड इज, टाइम पीरियड पूछा गया है। अब देखो, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो याद रखना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 16 जूल देके रखा हुआ है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फिर वही यूज़ करेंगे हम लोग, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो यहाँ पे यूज़ किया था अभी। हाफ के ए स्क्वायर भी होता है, पर हम हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात हुई है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा तीनों साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए ओमेगा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 1/2, m का वैल्यू दिया हुआ है क्या यार, m का वैल्यू भी देना चाहिए। अच्छा, मास ऑफ द पार्टिकल इज 51.2, ये तो बोलो यार, 51.2 ग्राम है, तो मास का वैल्यू 51.2 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg हो जाएगा। तो 51.2 इंटू 10⁻³ kg, इतना अजीब सा नंबर क्यों है यार। चलो ठीक है, हमको क्या, एक बार क्वेश्चन चेक करो, 51.2 ही है ना, कहीं वैल्यू कुछ और आ जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। 51.2 ग्राम ही है, इतना अजीब नंबर क्यों। लेट्स से ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2π/t होगा, 2π/t होगा, और ओमेगा 2π/t का स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर। हम लोग को चाहिए क्या था, हमको पीरियोडिक टाइम चाहिए ना, ये यार पूरा कैलकुलेशन बेस्ड हो गया अब तो। और एम्पलीट्यूड देके रखा हुआ है 25 इंटू 10⁻², तो 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ओके ठीक है, चलिए तो आगे कैलकुलेशन ही करना है और क्या। तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 51.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 4π² t, 4π² t। ओके, 25 का स्क्वायर जो होगा वो 625 हो जाएगा, तो 625 यार, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, अच्छा टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी दिस वुड बी टी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं
4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ना, 25 इंटू 10⁻²। एक काम करो, जो स्क्वायर में उसको स्क्वायर में ही रहने दो। उसका रीज़न क्या है कि बाद में वापस वैसे भी स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा। तो 25 इंटू 10⁻² का अगर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर ही रहने दो। नहीं तो एक काम करो, वैल्यूज़ बाद में डालेंगे यार, कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहा है। वैल्यूज़ बाद में डालेंगे, पहले पूरा का पूरा इक्वेशन देख लेते क्या है। 16 को मैं यहाँ पे ई के लिख देता हूँ, ई के मैक्सिमम। अब देखो, ई के विल बी इक्वल टू 1/2 एम, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई टी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 2 पाई टी का स्क्वायर यहीं पे छोड़ दो, तो 2 पाई टी का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ। ये यहीं पे छोड़ दो, बाकी सब वहाँ भेज दो। 2 ई के अपॉन एम ए स्क्वायर, 2 ई के अपॉन एम ए स्क्वायर, यही होगा ना। 2 ई के अपॉन एम और ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई के अपॉन एम ए स्क्वायर, और फिर रेसिप्रोकल ले लो, तो टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एम ए स्क्वायर अपॉन 2 ई के। अब सारे वैल्यूज डालो, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को तुम बाहर ही ले लो, ए स्क्वायर को बाहर ले लोगे तो ए आ जाएगा अंडर रूट एम अपॉन 2 ई के अपॉन 2 ई के, और रेसिप्रोकल लिया तो टी अपॉन 2 पाई आएगा, ये तो आएगा ही, तो टी अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही। सो दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज डालना शुरू कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 25 इंटू 10⁻², तो 25 इंटू 10⁻² अंडर रूट एम का वैल्यू 51 पॉइंट कितना, किधर गया, 51.2 इंटू 10⁻³ 51.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 60, यही होगा, राइट। अब 51.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 51.2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 25.6, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻², और इसका आप देखोगे तो ये 25.6 हो रहा है इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 आ गया। ओके, नाउ सी यहाँ पे आप देखोगे तो 25 इंटू, सॉरी ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया यहाँ पे, और कुछ नहीं, बाकी तो फॉर्मूला तो ठीक फिक्स था, बस कैलकुलेशन में आ गया। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे ये जो आपको डेसिमल दिख रहा है ना, इसको एक और शिफ्ट कर दो आगे, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा, मतलब 256, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया तो एक नेगेटिव पावर और बढ़ जाएगा, 10⁻⁴ अपॉन 16 हो जाएगा। अब देखो 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, यानी कि 16 इंटू 16, 16 वन ज़ा और 16 इंटू 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 इंटू 10⁻² इंटू 4, और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻² आ जाएगा, तो ये 25 4 से 100 आ जाएगा। 100 इंटू 10⁻⁴, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻², ध्यान रखो इसका मतलब 10⁻² ही रहने दो, चलो। तो ये आपका वैल्यू किसका है, टी अपॉन 2 पाई का वैल्यू आया है, टी अपॉन 2 पाई का वैल्यू 10⁻² आ गया, टी अपॉन 2 पाई का वैल्यू 10⁻² आया है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 10⁻², और ये इस फॉर्मेट में दिया नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका नंबर है कुछ, तो आप एक काम करो, ये 10⁻² को नीचे ले आओगे तो ये आपका 10⁻² यानी कि 100 हो जाएगा, तो ये π/50 हो जाएगा, तो आपका π/50 आंसर है, π/50, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, क्या सही है वो बताना है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। नहीं, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया,
एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है क्योंकि पार्टिकल रुक जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगा ऐसा तो कुछ है नहीं, वो सीधा जीरो हो जा रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। नहीं भाई, ये भी गलत बात है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम होता है, जीरो होता है क्योंकि वहां पे रुक जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्वल टू जीरो, एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। यस, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन सी सही होगा, और ये भी गलत होना ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। अरे तो दोनों सेम ऑप्शन आ गया। मैक्सिमम एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन ही देके रखा हुआ है क्वेश्चन। नहीं, वर्ड यहाँ पे मिनिमम है, इसमें गलत टाइप करके रखा हुआ है, इट इज मिनिमम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो पे मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ओके, तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What will be the force constant of the spring system as shown in the figure? स्प्रिंग सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे मान लो आपका ये है इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये दोनों पैरेलल में है, और उसके बाद दोनों को जोड़ के यहाँ पे एक स्प्रिंग डाल के रखा हुआ है, और यहाँ से एक मास एम अटैच करके रखा हुआ है। तो अगर मान लो इसका K1 है, इसका K2 है, वही दिया हुआ है ना? नहीं, K1 दिया हुआ है, दोनों का K1 दिया हुआ है, इसका भी K1, इसका भी K1, इसका K2 है। तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, अब देखो हम लोग को पता है कि पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो ये दोनों ऐड होके K1 प्लस K1 क्या हो जाएगा? 2K1 हो जाएगा। तो ये वाला स्प्रिंग आपका 2K1 आ गया, और दूसरा वाला इसके नीचे जो लगा हुआ है वो K2 लगा हुआ है। तो 2K1 और K2 जो है सीरीज में है। 2K1 एंड K2 आर इन सीरीज, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो गया ना, तो K1 प्लस K1 2K1 हो गया। अब सीरीज में जो है वो टोटल K इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/K1 प्लस 1/K2, और यहाँ पे 2K1 है तो 1/2K1 प्लस 1/K2। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K2 प्लस 2K1 अपॉन 2K1 K2। रेसिप्रोकल ले लोगे तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन 2K1 प्लस K2 आ जाएगा। 2K1 K2 अपॉन 2K1 प्लस K2, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको बस पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। द टोटल एनर्जी, एक सेकेंड, कितने क्वेश्चंस अपने बच गए, जस्ट चेक। यहाँ पे आपका यस 2 क्वेश्चन और है बच्चों, फटाफट कर लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E. What will be the kinetic energy of the particle when the displacement is 4/5 of the amplitude? ओके ठीक है, देखो टोटल एनर्जी E है, ओके बढ़िया है। What will be the kinetic energy of the particle when the displacement is 4/5 of amplitude? अगर डिस्प्लेसमेंट 4/5 ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 4/5 ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ई के टर्म्स में उन्होंने पूछा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस 4/5 ए स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बाय 25। तो यहाँ से आपका ई के का वैल्यू आ जाएगा 1/2 के, 25 माइनस 16 9 होता है, 9 ए स्क्वायर बाय 25।
अब एक काम करो, 9/25 को साइड में ले लो। 9/25 को साइड में लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ बचेगा, के बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है और टोटल एनर्जी इन्होंने ई दे के रखा हुआ है, तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया 9E/25 और ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ था बच्चों, देखा अगर जाए तो देखो इसमें कुछ चीज़ें तो आपकी कट जाएंगी, जैसे डी ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा, बी ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 25/9 ये मतलब ये ई से ज़्यादा हो गया, 5/4 भी आपका ई से ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन या तो ए आता या तो सी आता। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आता। चलिए देखते हैं। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज यू। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, अच्छा ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में उन्होंने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी EP1 जो है वो U है, अगर आपका x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो x1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो। फिर उसने क्या बोला है कि इफ इट इज स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दिया द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग U। इफ इट इज स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी EP2 क्या होगा। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि EP इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि EP इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो EP2 अपॉन EP1 विल बी इक्वल टू x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। x2 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो EP2 अपॉन EP1 16 हो जाएगा। EP2 अपॉन EP1 विल बी इक्वल टू 16, तो EP2 अपॉन EP1 क्या है, U है, अपॉन U इज इक्वल टू 16, सो EP2 इज इक्वल टू 16U। ये आपका आंसर आ गया 16U। तो फाइनली बच्चों आपका ऑसिलेशन वाला चैप्टर भी यहाँ पे होता है ख़त्म। होपफुली आप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ताकि आप आगे और MCQs खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए बच्चों बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के लिए। सो थैंक यू।